इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने अंदाज से प्रोसेस कर रही है जिसमें जो है बीच में डिफरेंट वही जो आपको पता है बचना चाहिए। मैं जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट की सोच को समझा हूँ या इस तक जो मामला हो रहे मुल्क तरक्की करे। सही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडिया हिट्स बैक एट पाकिस्तान ओवर वक्फ लॉ अमेंडमेंट, बांग्लादेश प्लानिंग समथिंग बिग। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में शायद 2-4 जिक्र हो रहे होंगे। हाँ, वक्फ के बारे में तो हमने प्रीवियस देखी थी। हाँ, अभी हम लोगों ने समझा था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसमें क्या अपडेट आई है। सही। बहुत ज़बरदस्त टीचर। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दे दी है। तो मतलब कि अब ये एक प्रॉपर कानून बन चुका है। इंटरेस्टिंगली, भारत का जो ये डोमेस्टिक अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये सडनली रीजनल जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है। हमने रिसेंटली ये देखा, ओपनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कमेंट करी है भारत के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने पहली बात तो रिजेक्ट ही कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है ना, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब इसको रिजेक्ट करने का कुछ सेंस बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ जुरिस्डिक्शन है नहीं, वो एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है। मगर पाकिस्तान यहां पर कह रहा है कि इस अमेंडमेंट एक्ट को ये रिजेक्ट करते हैं। आगे ये भी ऐड करते हैं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये इन्फ्रिंज करता है रिलीजियस और इकोनॉमिक राइट्स को ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। और पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये लोग ये भी कहते हैं कि जो कई मॉस्क है, श्राइन्स है, होली प्लेसेस हैं, ये भी इस एक्ट से डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। तो काफी डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान ने इस एक्ट को लेकर। काफी डिसइंफॉर्मेशन भी यहाँ पर फैलाने की इन लोगों ने कोशिश करी है। और एक बात नोट करना आप लोग खुद, पाकिस्तान ना ओपनली वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत कमेंट कर रहा है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका मीडिया इस पर बहुत कमेंट्स कर रहा है। मीडिया में आप देखोगे वहां पर पाकिस्तान के उन्होंने लंबे शोज किए हैं भारत के वक्फ एक्ट को लेकर। मगर एक इशू को लेकर पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। वो इशू है तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन। आपको पता होगा पाकिस्तानी कनेडियन, ये आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री का आदमी था। इस पर आरोप लगाए 26/11 हमले को मास्टरमाइंड करने का। अभी रिसेंटली इसको यूएसए से इंडिया में एक्स्ट्राडाइट किया गया है। और पाकिस्तान ने सिंपली बस एक कमेंट करी है राणा के बारे में कि ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये कनेडियन है। जबकि यूएस गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये पाकिस्तानी कनेडियन है, इसके पास नेशनैलिटी है पाकिस्तान की। मगर पाकिस्तान के मीडिया, इनकी गवर्नमेंट ने एक सोल टारगेट अभी बना लिया है वक्फ लॉ को। ना सिर्फ इन लोगों ने, आप अगर टर्की का भी मीडिया देखोगे, टीआरटी ग्लोबल आप अगर देखो तो ये टर्की की सरकार फंड करती है। तो इन लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी ये आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं कि इंडिया का जो वक्फ लॉ है ये थ्रेटन करता है मुस्लिम ऑटोनॉमी को। और बहुत सारे इस टाइप के आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर यही बता दूं कि बांग्लादेश में भी मास स्केल का बहुत ही जल्द प्रोटेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश में इनकी एक पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी खिलाफत मजलिस। इनके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू है दुनिया में कई इश्यूज को लेकर। इन लोगों ने ये क्लेम किया है कि 23 अप्रैल को मास प्रोटेस्ट करेंगे ऑल ओवर बांग्लादेश। स्पेशली जो भारत की एम्बेसी है इन बांग्लादेश, उसके सामने तो बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये प्रोटेस्ट भारत के वक्फ एक्ट के अगेंस्ट किया जाएगा। और भारत के लिए देखो, जो ये बांग्लादेश वाला इशू है ना, ये यहीं तक सीमित नहीं है। आप इसके बियॉन्ड भी अगर देखो तो रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि वेस्ट बंगाल में रिसेंटली जो वायलेंस हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोग इंजर हुए हैं वहां पर, इसके पीछे एक्चुअली बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट्स आ रखे हैं इन वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने मेन भूमिका निभाई है। इस पे आप देखोगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अभी प्रोब कर रहे हैं लिंक्स बिटवीन एलिजेड बांग्लादेशी मिस्क्रेंट्स। इस पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ने रोल प्ले किया है वेस्ट बंगाल प्रोटेस्ट में। और अभी 23 अप्रैल को जब ये बांग्लादेश में और बड़े स्केल पर ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग, पॉसिबिलिटी है कि वहां से और कोशिश की जाए इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। और अगेन देखिए, हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। महाराष्ट्र में हमने देखा कि वायलेंस हुआ, नागपुर में वायलेंस हुआ, वहां पर भी आप अगर देखो तो बांग्लादेशी एंगल का मेंशन किया गया था। सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के वायलेंस में भी अब एमएचए प्रूव कर रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे या नहीं आए थे। तो इंडिया के आसपास के जो ये दो देश हैं, यहां पर जब भारत के कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट किए जाते हैं ना, तो इसका इंपैक्ट देखिए भारत पे होगा। क्योंकि पहली बात तो इंटरनेट ना बॉर्डर्स को ट्रांसेंड कर देता है।
कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी एक अकाउंट बना सकता है किसी इंडियन के नाम से या फिर एक्ट कर सकता है एज एन इंडियन और सोशल मीडिया पे कुछ भी वो पोस्ट कर सकता है इंडिया में लोगों को आपस में लड़वाने के लिए। और इसलिए मैं आपको कहूंगा फ्यूचर में इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया आईडी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आई वुड इमेजिन जिस तरीके से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट लग गई है इस इशू को लेकर, टर्की ने भी आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए हैं, बांग्लादेश भी प्रोएक्टिव हो रहा है। आने वाले टाइम में काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाए। बट ईदर वे इंडिया ने अभी के लिए पाकिस्तान को ये जवाब दिया है कि वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द मोटिवेटेड एंड बेसलेस कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान ऑन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के पास कोई लॉकस स्टैंडी नहीं है टू कमेंट ऑन द मैटर दैट इज इंटरनल टू इंडिया। बहुत ही एक फंडामेंटल बात है यहाँ पर। वो एक अलग कंट्री है, उनके कानून अलग है और इंडिया एक अलग कंट्री है। सिमिलरली इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा है पाकिस्तान को खुद के एबिस्मल रिकॉर्ड को देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग इट टू अदर्स। तो इंडिया ने देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स किया है, बट आने वाले समय में देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और वेरियस और जगह वहां पर वक्फ एक्ट को लेकर क्या स्टेटमेंट आती है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये एक्ट है ये डिस्कस किया जाएगा बहुत ही जल्द। टोटल 6 स्टेट्स हैं भारत की, इनकी गवर्नमेंट्स ये पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में इन सपोर्ट ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे आपको समझना होगा हो क्या रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा तो लोग सोचते हैं कि अच्छा क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, ऑल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, ये लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की, इसको अपहेल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन रेज कर दिए गए, इधर प्रॉब्लम आ गई तो हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होगी लैंड को लेकर, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लैंड के बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता है इन ऑल दीज रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड ने भी ज्वाइन कर लिया ये लिस्ट। तो 7 स्टेट्स हैं, ये ओपनली बैक कर रही है वक्फ एक्ट को इन द सुप्रीम कोर्ट। तो आने वाले समय में देखिए वक्फ एक्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बनाने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, भारत का सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ओआईसी और यूएन भी इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी कर दे। यूएसए की सरकार को भी पोक किया जाएगा कि आप भी कुछ ना कुछ बोलो इसके बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जो डोमेस्टिक लॉज हैं ये किस तरीके से इंटरनेशनली डिस्कस किए जाते हैं, डिस्कोर्स का पार्ट बन जाते हैं। अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक इंडियन एक्टर हैं बहुत ही फेमस, इनको रिसेंटली चाइना के मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस एक्टर को ये मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है चाइना में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या अक्षय कुमार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी US की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में
करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जनाब, अच्छा, वक्फ के हवाले से जो मतलब है कि मामला चल रहे हैं, तो उसमें यूँ समझ लें कि अब पूरी दुनिया में ये बात फैल रही है, लेकिन कहीं पे किस एंगल से फैल रही है, कहीं पे किस एंगल से फैल रही है, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई क्या। जिसे इस वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी डिटेल पता होगी तो वो शायद मेरे ख्याल में अच्छा मुस्लिम्स को लेके कहीं पर भी कोई इशू होते हैं तो पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज़ आवाज़ उठाते हैं। तो अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट जा रही है कि यानी कि ये अगेंस्ट मुस्लिम है कि वफ़ की जो जगह है असल में ये है जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं या कोई ऐसे मज़ार हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो जगह होती हैं, प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड की है तो समझो एक वक्फ बोर्ड है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, तो वो इस्लामिक मतलब है कि जो मुसलमान हैं वहाँ पर उनके पास है ये प्रॉपर्टी। अच्छा। अब किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम करते जाएं, अच्छा फिर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको पौने दामों बेचते जाएं, तो ये गलत तरीका है। तो इसमें मेरे ख्याल में शायद तो कोई रूल्स लाए जा रहे होंगे, कोई तरीक़ेकार लाया जा रहा होगा कि करप्शन ना हो। अब है वो मुसलमानों का इशू, मुसलमान कम्युनिटी के से रिलेट करता है वक्फ बोर्ड, तो इसको किसी भी तरीके से उछाला जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बात सोचने की है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारा इंटरनल मामला है, तो देखें कहीं ना कहीं मसलक को लेके भी दूसरे कंट्री भी बात करते हैं। अब जैसे कभी अगर यहाँ पर कोई हिंदुओं से रिलेटेड कोई मसले मसाइल होते हैं बहुत होते हैं, इंटीरियर की तरफ बहुत होते हैं। आपको मतलब कई वीडियोज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे ज़बरदस्ती शादियों के चक्कर चल रहा होता है। अब कोई हिंदू लड़की किसी वडेरे को पसंद आ गई, पता है आपको, उसको उठा ले जाते हैं, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे होते हैं। तो बहुत से ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, तो उस पर भी जैसे इंडिया में बड़ी आवाज़ उठाई गई। तो अब इसको पाकिस्तान ये नहीं कह सकता हमारा इंटरनल मामला है कि अगर कहाँ यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी माइनॉरिटीज़ के लिए तो इंडिया में भी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड वाला मामला मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि यार उस कानून को थोड़े से पॉइंट से आप समझाने की कोशिश करें। मैं बता रहा हूँ कि करप्शन ना हो, उस करप्शन को रोकने की वजह से जो वहाँ की इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने अंदाज से प्रोसेस कर रही है, जिसमें जो है बीच में डिफरेंट वही जो आपको पता है किसी भी मसले को हल करने के लिए आपस में डिस्कशन हो रहे होते हैं, तो वो अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं डिस्कशन। तो इसका अभी आगे क्या हल होगा, अभी हल नहीं निकला है, सॉल्यूशन अभी नहीं निकला है। हो रही है तरक्की, इंडिया में बहुत सारी जो गलत तरीके से चीज़ें चल रही थी उन पे झाड़ू फेरा जा रहा है। अच्छा। अब उसमें मुसलमान वाला मामला भी है कि मुस्लिम के हवाले से भी अगर कोई कानून बने हुए हैं, वक्फ बोर्ड का कानून है, हलाल का एक कानून है, हलाल सर्टिफिकेट का, तो कहीं पर भी अगर कोई इलीगल चीज़ें हो रही है तो उसको सेट किया जा रहा है। अब उसमें सेट करने में क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, मिनिस्ट्री भी, और मुस्लिम भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो जहाँ पर अगर इस तरह की कोई मामला होता है तो वहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ को एक मौका मिल जाता है, शायद जुल्म हो रहा है,
ऐसा तो नहीं हो रहा, मुसलमानों के ज़मीनें हड़प की जा रही अच्छा, हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कुछ केसेस ऐसे सुने कि जैसे शादी हॉल बने हुए हैं और वो कंटिन्यूसली वर्किंग में हैं, सही है, लेकिन कभी कुछ सालों के बाद पता चलता है कि वो गवर्नमेंट की जगह थी, तो जो है ना हमने तोड़ उनको दिए टूटा जाते हुआ देखा है, मतलब ऐसे कि ही। फिर उनको तोड़ दिया जाता है। तो अब ये मुझे इतना आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट फिर उनको पेमेंट देती है, क्या करती है, कि वो उन्होंने अगर अपने पास से बनाया था उस ज़मीन के ऊपर तो उनका भी लॉस पूरा हो जाना चाहिए, जैसे उनको क्या किया जाता है। ये तो प्रोसेस जो है वो आपस में डिस्कशन होता होगा, लेकिन कहीं ना किसी भी मसले का हल निकालने के लिए अगर डिसीजन लिया जा रहा होता है तो कुछ तो आपको पता है ना कि कोई ना कोई तो परेशानी होती है। अगर ऐसे किसी ही। का हॉल वो तोड़ दिया गया है तो उसका भी लॉस है। अच्छा, जैसे आपने मिसाल दी हॉल वाली, लेकिन अगर कोई मजहब को लेके बात हो रही होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा इशू उठता है। डेफिनेटली, यानी मिसाल के तौर पे अब वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों से रिलेट करता है, या यहाँ पर मतलब भी ऐसा, उसमें ना यहाँ पर मंदिरों एकदम से मतलब कूल माइंडेड होकर डिसीजन नहीं लिए जा रहे होते, एकदम से ना वो कहते हैं ना जलाली हो जाना, नहीं। गुस्से में आ जाना और फिर डिसीजन लिए, और- गुस्से के डिसीजन अच्छे और नहीं जो होते। कंट्री आपस में अगेंस्ट होते हैं तो उन्हें मौके चाहिए होते हैं। अब वक्फ बोर्ड का मामला है तो पाकिस्तान को एक मौका मिला है मेरे ख्याल में कि हाँ भाई हम इस चीज़ को उठाएं, नेगेटिव तरीके से उठाएं कि इंडिया में मुसलमानों पे, जबकि वहीं पर 6-7 रियासतें हैं और कई लोग हैं वो सपोर्ट के लिए भी खड़े हो गए, सही। मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, ताकि हमारे इस वक्फ बोर्ड में करप्शन ना हो। और मेरे ख्याल में, मैं जहाँ तक अगर करप्शन से बचने की बात है तो फिर तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, करप्शन से बचना चाहिए। मैं जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट की सोच को समझा हूँ या इस तक जो मामला हो रहे हैं, मुल्क तरक्की करे। सही, और देखिए पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए इस्लाम जो है ना, मुसलमान जो है ना इंडिया में, वो इतने नहीं है कि उनको निकाल के फेंक सकते हो, वो वहाँ का हिस्सा है और वो मानते हैं हम यहाँ का हिस्सा हैं। आप बताएं 34 करोड़ 34 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान की टोटल आबादी से भी ज़्यादा। सही बात। पाकिस्तान की टोटल आबादी 25 करोड़। अब वो वहाँ पे रह रहे हैं, वहीं पढ़ाई करी है, वहीं पर अपना सारा उनका तो वो कारोबार उनका है, मुल्क है वो, तो वो तो उनका मुल्क है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करना ये फिर उनके लिए नुकसान है। और हाँ, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि ये हमारा हिस्सा है, कहीं ना कहीं उनका इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की तरक्की में भी उनका किरदार है, कहीं मतलब वो इंडिया का हिस्सा है और इंडिया उनका है, ठीक है ना। जो वहाँ के मुसलमान हैं तो उनको उनके साथ ज्यादती हो ही नहीं सकती, ना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। हाँ। वो छोटी मोटी कोई कौन वैसे आप तादाद जैसे है। देखते हैं अपने ही घर में बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो ज्यादती भी हो जाती है। मतलब एक मैं एक एज अ कंट्री बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि वो वाली बात है ना कि ये सब वो उसमें वहाँ पे कहते हैं कि ना, हम लोग कहते हैं नसीब कहते हैं, और वो जो है वहाँ पे क्या कहते हैं हिंदी में, वो लोग क्या कहते होंगे कि जो नसीब भी कहते हैं। नसीब, कर्मा क्या होता है? कर्मा मतलब कर्मा उनका, होता है कि जैसे आज हम जो कर रहे हैं अगले जन्म में हमें वो लोग ये भुगतना है। डिसाइड करते हैं, मतलब भुगतना कि ना, है। हाँ भुगतना, मतलब ये मकाफाते अमल कुछ जो इस तरह भी कह सकते हैं। जो जो अच्छा करोगे करेगा वही होगा। हाँ, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा ही होगा, बिल्कुल ये ऐसे वाली सारी चीज़ें। तो आगे देखते हैं कि इस वक्त बोर्ड पे मजीद क्या क्या और कौन कौन से कंट्रीज आवाज़ उठाते हैं, क्या कहते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।